वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। अब से थोड़ी ही देर में रुद्रपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम धामी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे सीएम। तो सीएम धामी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। एक निजी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे सीएम। और सीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचेंगे, जहां वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके साथ बैठक भी करेंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। एक निजी अस्पताल का उद्घाटन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। और सीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो अब से कुछ ही देर में रुद्रपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और सीएम धामी कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और वे रुद्रपुर में एक निजी अस्पताल का भी शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के बाद रुद्रपुर में कार्यकर्ताओं के साथ ये पहला कार्यक्रम उनका रहेगा। और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो इस दौरान वो रुद्रपुर में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में रुद्रपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और धामी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुमताज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज, अब से कुछ ही देर में रुद्रपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मनीषा, जो है सुबह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आज जो है पहली बार रुद्रपुर मुख्यालय पहुंचे हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। और तमाम तरह से उनके जो है स्वागत को भव्य बनाने के लिए जो है अपनी तैयारियां बहुत जोर शोर से उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली है। वही आपको बात बताते चलो कि सीएम जो है चुनाव जीतने के बाद यानी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के ग्रहण करने के बाद रुद्रपुर में पहली बार पहुंच रहे हैं, जहाँ लगभग ये जो है सीएम जो है लगभग 3 मिनट करीब रुद्रपुर स्थित पुलिस लाइन में जो है हेलीकॉप्टर से यहाँ लैंड करेंगे। उसके बाद जो है लगभग 2:55 के करीब जो है रुद्रपुर स्थित एक होटल है, होटल में पहुंचकर जहाँ कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करेंगे। तत्पश्चात उसके जो है लगभग 1-1.5 घंटे बाद जो है ये जो है एक भागवत कथा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे। और वहीं एक रुद्रपुर में एक निजी अस्पताल है, उसका ये उद्घाटन करेंगे। यानी एक अस्पताल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक निजी अस्पताल का रुद्रपुर में शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे सीएम धामी। निश्चित तौर पर रुद्रपुर वासियों को स्वास्थ्य के संबंध में एक बड़ी सौगात आज सीएम पुष्कर सिंह धामी देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो है ये एक निजी अस्पताल है, लेकिन जो निजी अस्पताल जो है वो कहीं ना कहीं जो और अस्पताल हैं उनके अपेक्षा के अनुरूप काफी अपने कम जो मरीज हैं, तमाम फैसिलिटीज जो है कम दामों पर उचित जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयासरत रहेगा ये हॉस्पिटल। जी ठीक मुमताज, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं देहरादून में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्यक्रम का आयोजन किया और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर एक दिवसीय मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बताते चले कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या भी नजर आई। ये आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से आज एक कार्यशाला आहूत की गई, जिसका विशेषतः सब्जेक्ट जो है पोक्सो को लेकर था कि आखिरकार पोक्सो को लेकर किस प्रकार से अवेयरनेस हम लोग कर सकते हैं और किस प्रकार से पोक्सो को लेकर कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको सम्मानित करना। आज वो सब कुछ
इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। निश्चित रूप से बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज जो कार्यशाला यहाँ आयोजित की है वो प्रशंसनीय है। आवश्यकता है इसको बिल्कुल जिले के न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने की, ताकि बच्चों को ठीक प्रकार से जानकारी हो सके कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और किस प्रकार से जो है उनको ये मालूम हो सके कि सरकार ने उनके चाहे पहनने से लेकर, भोजन करने से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर जो उनका अधिकार है उसके बारे में ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सके। वो अवेयरनेस के प्रोग्राम करने का जो है मैंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग से अनुरोध किया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने बच्चों को और सुरक्षित यौन शोषण के मामले में सुरक्षित कर। बहुत अच्छा प्रयास बाल संरक्षण आयोग के द्वारा यहाँ पर किया गया है। जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे आने वाले भविष्य हैं, उन सभी की सुरक्षा को लेकर और वहीं उत्तराखंड में बिजली का संकट कम नहीं होता नजर आ रहा है। दरअसल चढ़ते पारे के साथ साथ प्रदेश में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और अब भी रोजाना 2.5 से 3 मिलियन यूनिट की कमी बनी हुई है। और ऐसे में अब ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्र में 2 से 2.5 घंटे की कटौती बिजली में की जा रही है। असम से अतिरिक्त खरीद और व्यासी परियोजना से उत्पाद शुरू होने के बावजूद बिजली की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है और ऐसे में प्रदेश में हर दिन बिजली की खपत 46 मिलियन यूनिट के करीब बनी रहती है। और वहीं दूसरी तरफ तमाम कोशिशों और प्रयासों के बावजूद भी बिजली की उपलब्धता 43 मिलियन यूनिट से ऊपर नहीं पहुंच पा रही है और यही हालात मंगलवार को भी रहे। और ऐसे में औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती जारी रही है। कई शहरी इलाकों में भी 1 घंटे तक की कटौती बिजली में की गई। जल विद्युत परियोजनाओं से उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं होने और राष्ट्रीय एक्सचेंज से पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाने से ऊर्जा निगम भी बेहद चिंतित है और आज निगम ने बिजली की मांग 46 मिलियन यूनिट आंकी है, जबकि राज्य में जल विद्युत परियोजना के उत्पादन और केंद्र से आवंटित कोटे के तहत कुल 30 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध है और बाकी 16 मिलियन यूनिट बिजली की व्यवस्था बाजार से की जा रही है। इसमें से 14.9 मिलियन यूनिट बिजली की व्यवस्था मंगलवार देर शाम तक हो गई थी और अब रियल टाइम मार्केट से बाकी बिजली खरीद के प्रयास किए जाएंगे। बिजली की कमी होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती की जा सकती है। नहीं, हमने अभी इसके लिए योजना बनाई है और आपने देखा होगा कि अगले एक हफ्ते के लिए हमने इसमें कार्य योजना तैयार कर ली है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो इस प्रकार का संकट आया है उसका हम क्राइसिस मैनेजमेंट करें और रास्ता निकालें। बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत और सशक्त करने के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए काम करती रहती है। हाल ही में विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद बीजेपी आने वाले चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके तहत अब आगामी महीने के प्रथम सप्ताह से प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए ये बताया कि बीजेपी संगठन की मजबूती के लिए लगातार काम करती रही है और जिस तरह से पार्टी की परिपाटी रही है कि प्रत्येक कार्यकाल के दौरान सभी प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करवाया जाता है, उसी के तहत मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कराया जा चुका है। वहीं चुनाव के कारण प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण बाकी रह गया है, जिसे मई महीने की 15 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके तहत अभी प्रदेश के 7 जिलों में इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और बाकी अन्य जिलों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चंपावत उपचुनाव के बाद पूरा कर लिया जाएगा। पार्टी के द्वारा अपने जो कार्यकाल जो हमारा था 2-3 वर्ष का होता है, उस कार्यकाल के बीच में हमेशा एक परिपाटी रही है प्रशिक्षण, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का। इसी के तहत हमारे पूर्व में मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग तक हो गए थे, लेकिन चुनाव आने के कारण, विधानसभा चुनाव होने के कारण हमारे जिले के और प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग नहीं हो पाया था और अब हमारे इस प्रशिक्षण वर्ग जिला स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। 6 से 15 तारीख तक हमारे 7 जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल जिले में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाएंगे।
और उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी बीजेपी शासित राज्यों में एक सुशासन यात्रा का आयोजन कर रही हैं, जिसके तहत उत्तराखंड में 28 अप्रैल से 1 मई तक इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसमें तमाम राज्यों के युवा मोर्चा के पदाधिकारी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। बताते चलें कि इस संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने जानकारी दी और ये बताया कि एनडीए शासित तमाम राज्यों के पदाधिकारी इस यात्रा के दौरान उत्तराखंड में 3 दिवसीय प्रवास कर उत्तराखंड में चल रही सरकार और संगठन की नीतियों से रूबरू होंगे। साथ ही साथ पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और इसके साथ साथ उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का भ्रमण कर जानकारी हासिल करेंगे। इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए युवा मोर्चा ने टीम का गठन कर दिया है और इस यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी का झंडा दिखाकर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा हम बहुत लंबे समय तक विपक्ष की हमने भूमिका निभाई है और आज जब हम बहुत सारे प्रदेशों में, मैक्सिमम प्रदेशों में हम सत्ता में हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं विभिन्न पदों पर, उनको शासन प्रशासन इसकी भी बहुत अच्छी समझ हो। और जो हमारे एनडीए शासित प्रदेश हैं उनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको लाकर उनकी यात्रा कराकर, जैसे कि एक्सपोजर विजिट की तरह आप इसको देख सकते हैं, उनको क्या क्या कार्य रहते हैं सरकार में जब होते हैं आप, उसका एक ओवरव्यू दिया जा सके। तो हमारे उत्तराखंड में ये यात्रा 28 तारीख से रहेगी। डॉक्टर सुधीर जोशी हमारे प्रदेश मंत्री हैं, ये इस यात्रा के संयोजक हैं उत्तराखंड में। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। उसके बाद संगठन के अनेक पदाधिकारियों के साथ बैठक, इंटरैक्शन, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, NIM, ऐसे और चलिए स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद। प्रयागराज से इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बता दें। दरअसल प्रयागराज में धूमनगंज के मीरापट्टी में 2 युवकों की हत्या का मामला सामने आया है। यासिर और सुल्तान नाम के 2 युवकों की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल आपसी विवाद में धूमनगंज के कसारी में गोली चली है और मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। तो प्रयागराज के धूमनगंज के मीरापट्टी में 2 युवकों की हत्या का मामला सामने आया। यासिर और सुल्तान नाम बताए जा रहे हैं, जिनकी गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आपसी विवाद, आपसी रंजिश में ये गोलीबारी हुई है और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके पर हालांकि पुलिस फोर्स मौजूद है, पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। सार्थक पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सार्थक, क्या कुछ पूरा मामला है और किन कारणों के चलते इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ साफ हो पाया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से प्रयागराज में आज 2 युवकों के हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें सुल्तान और जो एक और युवक है, उन दोनों को ही जो है गोली मारकर उनकी हत्या की गई। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और लगातार जो क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है प्रयागराज में, वो एक बड़ा चिंता का विषय बनकर खड़ा हो रहा है। जी लेकिन सार्थक, ऐसी भी जानकारी है कि मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं, भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। क्या कुछ अभी तक साफ हो पाया है? जो छानबीन की जा रही होगी निश्चित तौर पर, अभी क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से कहना है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अभी तक जो चीजें सामने आई है उसमें साफ ये चीज बाहर आई है कि ये पूरा मामला आपसी विवाद का है। कुछ आपसी विवाद के चलते जो है कहासुनी में ये एक बड़े हादसे को जो है वो अंजाम दिया गया है और ऐसे में पुलिस के जो आला अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचे हैं और अब मौका वारदात पर पहुंच के मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। जी, क्या आरोपियों के बारे में कुछ पता लगा पाई है पुलिस फोर्स? जी, मैं आपको बताऊं कि अभी जो है पुलिस फोर्स वो जांच में जुट गई है, लेकिन अगर आरोपियों की बात करें तो अभी आरोपियों का किसी तरह का पता नहीं लगाया गया है। जहां तक पुलिस की जो जानकारी दी गई है, उनका कहना है कि लगातार जो जांच पड़ताल है उसको तेज कर रही है और ऐसे में जो है वो जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश भी करेगी। जी ठीक सार्थक, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और मई का महीना बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल मई के महीने में बीजेपी प्रदेश भर में वृहत संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इसी कड़ी में बीजेपी सबसे महत्वाकांक्षी योजना गरीब परिवार को साल में 3 निःशुल्क सिलेंडर योजना की भी शुरुआत करने जा रही है और इसे एक मेगा इवेंट के तौर पर प्रदेश भर में लॉन्च किया जाएगा और मंत्री से लेकर सांसद और विधायक सभी इस मौके पर अपने अपने क्षेत्रों में गरीब लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क
सिलेंडर देकर इसकी शुरुआत करेंगे। दरअसल आपको ये भी बताएं कि ये योजना जहां एक तरफ गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित होगी, तो वहीं बीजेपी के लिए भी राहत भरी खबर साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है कि भाजपा जो कहती है वो करती है, उसी के तहत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा चुनाव से पूर्व गरीब परिवार के लोगों के लिए तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर देने की बात की गई थी। उसी के तहत मई माह में आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी योजना के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन भी इस योजना को अधिक से अधिक लोगों को, जनता को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर उन लोगों को जिनको इसका लाभ मिलना है उनको गैस सिलेंडर उनके घर पर उपलब्ध कराएगा। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन पर कार्य करने जा रही है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्षद की शहीद राज्य आंदोलनकारी के खिलाफ नगर निगम बोर्ड बैठक में की गई अमर्यादित बयानबाजी को गंभीरता से लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद ने शहीद राजेश रावत को लेकर अमर्यादित बयानबाजी की थी और जिसके बाद कांग्रेस ने पार्षद मीना बिष्ट को पार्टी से निलंबित कर दिया है। और चार धाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं और इस साल माना यह भी जा रहा है कि काफी संख्या में यात्री और श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आ रही हैं। इसके तहत सरकार की तरफ से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि सरकार के चार धाम व्यवस्थाओं की पोल खुद उनकी केदारनाथ विधायिका शैला रानी रावत ने खोली है। उनका ये कहना है कि चार धाम में अभी भी वही व्यवस्था है जो कि पिछले 10 सालों में थी। चार धाम यात्रा को लेकर के सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही है और शाबाशी बटोरने का कार्य कर रही है, बट उसकी धरातल पर जो सच्चाई है उसका वर्णन केदारनाथ की जो विधायिका है शैला रानी रावत जी वो खुद कर रही है। वो खुद कह रही हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कल एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भले ही जितने दावे क्यों ना कर ले चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के, पर धरातल में अब भी स्थिति वही है। वो तो ये तक कह गई कि धरातल में स्थिति आज चार धाम यात्रा की वही है जो 10 साल पहले जो व्यवस्थाएं थी आज भी वही है। इसका मतलब है कि पिछले 5 साल और अभी जो 1 महीने का कार्यकाल बीता है उस दौरान सरकार ने चार धाम यात्रा की सुव्यवस्था के लिए, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।